वंस अगेन इजाज हिदायत आपकी खिदमत में और शिंजा इजाज आपकी खिदमत में हाजिर हुए चाहते हैं। और शिंजा आज का सवाल, आज का सवाल आपको अभी बताते हैं। और कहाँ से और कौन शख्स? डैडी मोहम्मद नवीद सईद आपके कोई फॉलोवर हैं। ठीक है। उनका कहना है कि प्लीज एक्सप्लेन एंड टॉक अबाउट ECMO बेनिफिट्स फॉर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स। ठीक है। और एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड इफ पेशेंट ऑन IABP व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन ECMO and survival outcome if patient with impella ECMO can work or not। जनाब ये तो बड़ा लंबा सवाल नवीद साहब आपने कर दिया। और नवीद जो है बहुत सीनियर मोस्ट जो है ना कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट है और मुझे जो याद पड़ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनका बहुत सारा कंसर्न बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये कैथ लैब में काम करते हैं। तो वहाँ पे हम ECMO भी करते हैं और साथ ही मरीजों को इम्पेला भी डाला जाता है। तो पहला तो नवेद साहब आपका सवाल ये है कि व्हाट अबाउट द ECMO, एक्सप्लेन अबाउट द ECMO। और दूसरा आपने कहा कि भाई उसका ECMO बेनिफिट्स ऑन कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट से मुराद है ECPR, ऐसे मरीज जिन पे हम ECPR करते हैं, जैसे वो कैथ लैब में तो अरेस्ट कर जाते हैं, MICU में तो मरीज अरेस्ट किया तो आपको अर्जेंट आपको ECMO डालना पड़ता है। तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखें उसमें दो तरीके होते हैं। सबसे पहले जो समझने की बात है समझे। आपको पता है एक्स्ट्रा कार्पोरियल सर्कुलेशन जो ऑक्सीजनेशन है जो ECMO है, ये हम सपोर्ट करते हैं हार्ट और लंग के ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं ताकि जब वो अच्छी हालत में नहीं होते, वो इस कैपेबल नहीं होते कि वो अपना जो फंक्शन है अदा कर सके। जैसे हार्ट इज वर नॉट कंट्रैक्टिलिटी वेल, या लंग्स है कि वो ऑक्सीजनेशन ही, तो फिर हम आर्टिफिशियल सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं या पंपिंग मेंटेन करते हैं थ्रू द ECMO। बात अब हम डायरेक्टली करेंगे ECPR की, जो उन्होंने सवाल किया कि कार्डियक अरेस्ट के मरीजों पे ECMO का बेनिफिट और उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले जो चीज सीखने की है ना, और आपके भी सीखने की, नो फ्लो, लो फ्लो, फुल फ्लो, ये तीन चीजों को याद रखें। नो फ्लो, लो फ्लो, फुल फ्लो। तो जो नो फ्लो कार्डियक अरेस्ट में जब आपका फ्लो खत्म हो जाता है, नो फ्लो, और यूजुअली जो ECPR किया जाता है वो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को किया जाता है, तो VA ECMO ही होता है, VV ECMO नहीं होता। ठीक है, ये बात अपने ज़हन कर लें। तो 4 मिनट तक आपका नो फ्लो इज एक्सेप्टेबल। इफ इट गो बियॉन्ड देन 4 मिनट्स ऑफ नो फ्लो, तो आपके ब्रेन इंजरीज, इस्कीमिया ब्रेन के हो सकते हैं, ब्रेन डेथ हो सकती है, बहुत सारे ऑर्गन पे मसाइल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो टारगेट हमारा ये होता है कि नो फ्लो को लो फ्लो में लाया जाए। और लो फ्लो में सबसे बड़ी जो टेक्निक होती है वो CPR होता है, जो आप कंप्रेशन देते हो और ऑक्सीजन मुंह से देते हो। ठीक है, और ये इसका जो टाइम फ्रेम होता है आपके पास आइडियल होता है, दैट इज 40 to 45 मिनट्स का टाइम पीरियड है। और इसी दौरानिए में आपको फुल फ्लो तक वापस सर्कुलेशन बहाल करने की जरूरत है। अगर आप नहीं कर पाते तो देयर इज अ चांस यू कैन लूज द पेशेंट्स लाइफ। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि अगर मरीज तकरीबन 65 से बियॉन्ड है तो आप उसमें हम अवॉइड करते हैं ECMO डालने में। ठीक है, नंबर 2 उन मरीजों को हम अवॉइड करते हैं जो अनविटनेस्ड होते हैं। नंबर 3 उन मरीजों को अवॉइड किया जाता है, ECMO से नहीं डाला जाता, जो मोर देन 60 मिनट्स CPR पे रहे और ECMO पे नहीं है, बाहर था, अनविटनेस था। और अनविटनेस में तो पता ही नहीं ना कब से वो अरेस्ट पड़ा हुआ है। तो जो विटनेस पेशेंट होता है वो विद इन 60 मिनट्स आपको ECMO पे डाल देना है, तो एक्सेप्टेबल है। अगर आप CPR कर रहे हैं 40 से 45 मिनट से बियॉन्ड से 60 मिनट हो गए हैं, तो फिर वो क्राइटेरिया से एक्सक्लूड हो जाता है। फिर आप इज नॉट एलिजिबल और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर ECMO सपोर्ट। ठीक है, प्लस वो ऐसे मेरे एक्सक्लूड जो है ना, ये क्राइटेरिया है कि बिलो देन 60 मिनट्स CPR, above than 65 is not acceptable, below than 45 to 60 minutes is acceptable, और अनविटनेस पेशेंट को CPR नहीं दिया जाता। एल्डरली एजेड और मल्टी ऑर्गन फेलियर्स को CPR से अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गन फेलियर्स के साथ पेशेंट होता है, तो दिस इज एक्सक्लूड क्राइटेरिया। और दूसरी बात यह है कि CPR करते हुए जब आप ECMO पे डालते हैं, और आजकल CPR मैनुअल किया जाता है, आजकल तो एक नई डिजिटल मशीन्स आ गई हैं जैसे लोकास है, तो वो आप उस पे चेस्ट पे लगाते हैं तो उस पर वेट सेट करते हैं, तो खुद वो जो है ना कंप्रेशन मिल रहा है। तो और ऑक्सीजन आप थ्रू द एम्बो बैग से दे सकते हो, तरीकाकार है, या मुंह से दे सकते हो ऑक्सीजन। ठीक है,
तो वो रेट उसका वही है। लेकिन विद इन 45 मिनट्स यू हैव टू 45 कंप्लीट होने के बाद आपको फुल फ्लो करना होता है। और फुल फ्लो आप जब भी कर पाएंगे जब ECMO कैनुलेशन कर लेंगे। और अब ECMO कैनुलेशन करना इज अ चैलेंजिंग इसलिए कि जब ऑलरेडी मरीज जो एक तो कार्डियोजेनिक शॉक में होता है, ठीक है, उसकी वेसल्स बहुत ज़्यादा वेसोप्रेशंस एनोट्रोप्स मिलने से कंस्ट्रिक्ट हुई होती हैं, तो उनको कैनुलेशन करना भी एक चैलेंजिंग होता है। और फिर उसमें डिफ्रेंशिएट करना कि ये आर्टीरियल और वीनस है, क्योंकि वी ECMO समटाइम बाय मिस्टेक दोनों कैनल या वीनस में डाल देते हो हमें। तो ऐसी सूरत हाल में देखो आप CPR नहीं रोकते जब तक कंफर्म नहीं है कि आपका कैनला VA मेन के आपका वीनस कैनला जो एक्सेस कैनल है वो एक्सेस में वीनस में, और आर्टीरियल कैनल है जो एयोर्टा में या फीमोरल आर्टरी में, तो इज एक्सेप्टेबल। ये चीज़ का ध्यान करना होता है। और यूजुअली जो कैनुलेशन ECMO की होती है, अगर जैसे ECMO पे आज हम बात करें वेंट्रावीनो आर्टीरियल की, तो हम फीमोरल वेन से यूजुअली जो है एक्सेस लाइन लेते हैं और फीमोरल आर्टरी से रिटर्न लाइन है। और आप जगलर का भी इस्तेमाल करते हैं एक्सेस लेने के लिए। पर ECPR में जब बात आज ECPR की हो रही है कि पेशेंट अरेस्ट में, तो ये चीज़ें डिफिकल्ट है। तो सिंपलेस्ट जो अप्रोच है वो आपकी फैम है, ठीक है। उसके अंदर फिर हम जैसे उस पेशेंट को कैनुलेशन कर लेते हैं, तो फिर विद इन 6 आवर्स आपको उसकी जो उससे पहले भी आप कर सकते हैं, तो डिस्टल लेग परफियन भी करनी होती है लोअर लिम्ब की, क्योंकि आपने फीमोरल कैनला जो डाला होता है लेग में, तो वो आपकी लोअर लिम्ब की सर्कुलेशन कंप्रोमाइज कर रहा होता है वीनस आर्टीरियल साइड की, हम वरीड होते हैं आर्टीरियल की। तो उसके लिए आपको कोई 6 फ्रेंच या 7 फ्रेंच और 8 फ्रेंच का जो कैनला होता है डिस्टल लेग फ्लो का, वो आप डालते हो, जो अटैच कर देते हो एयोर्टिक कैनला के साथ। फिर उसके आप फ्लो मेजर्स करते हो, तकरीबन 100 to 150 ml पर मिनट के हिसाब से उसको चलना चाहिए। फिर उसके आप कलर चेक करते हो, पल्स देख लेते हो, ये सारी चीज़ें। बैलून पंप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इफ़ यू हैव द इम्पेला इज इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ECPR। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मरीज जो कार्डिक यानी कि शॉक के कार्डिक अरेस्ट के मरीज होते हैं उनको हम बैलून पोस्ट ECMO डालते हैं, यानी ECMO को इनिशिएट करने के बाद हम बैलून भी डालते हैं। बैलून विल गोइंग टू हेल्प टू प्री लोड और अपलोड को रिडक्शन करने में, और इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को पल्सेटाइल फ्लो क्रिएट करता है, जो कि मरीज के PVR को रिड्यूस करता है और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को पल्स रेट को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। तो वी यूज द इंट्रायोटिक बैलून पंप हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बैलून का भी इस्तेमाल किया जाता है, और बिल्कुल किया जाता है, इज इम्पोर्टेंट। अब सवाल ये होता है इम्पेला और बैलून, मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनी है इम्पेला वर्सेस बैलून के लिए। तो बैलून पंप जो होता है एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी आर्टिफिशियल सुपरफिशली जो कि हम फीमोरल से थ्रू द डालते हैं, और ये परकुटेनियसली डालते हैं, समटाइम सब क्यू डाल दी जाती है, ये फीमोरल से होता हुआ जी सीधा आपका जी सेंडिंग एयोर्टा तक चले जाते हैं, बस बिलो देन सब क्लिप जाता है, तो वहाँ बिलो देन होता है। तो आप बैलून इन्फ्लेट डिफ्लेट से प्रीलोड आफ्टरलोड डिटेक्ट करते हैं, हेल्पफुल है उन मरीजों जिन पे इम्पेला लगा होता है, तो उसमें फिर बैलून की जरूरत नहीं है। बैलून ये इम्पेला की ऐसी मोटर होती है जो कि LV से खून को खींचता है, उसका जो कैथेटर वो LV के अंदर पड़ा होता है, वहां से सक करके वो एयोर्टा में पुश करता है। बैलून पंप जो कैथेटर है, ये कैथेटर जो होता है सब ग्लेवियन से बिलो होता है, रीनल आर्टरी से अबव होता है, ये सिर्फ इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता है। लेकिन वो जो पहला है वो तो मोटर है, वो सक करता है, वो LV को अच्छे तरीके से एम्प्टी करता है, हेल्प करता है उसका आपका इंडस वाली को रिड्यूस करता है प्रेशर्स को। तो इम्पेला इज बेटर, बट वो इम्पेला वाज नॉट अ रेगुलर यूज्ड। Actually, balloon pump is a regular device we used for cardiogenic patients. तो ये तरीक़ाकार होता है ECMO के मरीजों का, जो सपोर्ट बैलून पंप की होती है या इम्पेला की होती है, और प्लस ECMO। तो ECMO में आप कोशिश करते हैं कि आर्टीरियल कैनला छोटे साइज का ज़्यादा से ज़्यादा है एडल्ट पेशेंट्स में, लाके 15 फ्रेंच या 17 फ्रेंच का, और 17 फ्रेंच इंटू 31.8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और 50 फ्रेंच इंटू 31.8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ, ठीक है। तो ये छोटे कैनले हम डालते हैं, और बड़ा कैनला जो ECPR में है वो 21 फ्रेंच इंटू 60 सेंटीमीटर लंबाई में वो हम डालते हैं। तो ये है ECPR कार्डियोजेनिक शॉक के मरीजों के लिए ECMO की सपोर्ट, और दिस सपोर्ट विल बी गोइंग टू रन विद इन अ वीक, और विद इन अ वीक आपको समझ आ जाती है कि उसकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहाल हुई है कि नहीं, उसका पल्स रेट बढ़ा कि नहीं। उसको अब देखने का तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि आप उसका एको करते हैं, मरीज का रेगुलर बेसिस पे आप एको करते हैं,
और फिर उसकी पल्स को चेक करते हैं और साथ साथ उसकी VTI को देखते हैं। सो VTI के साथ साथ जब VTI का तकरीबन यूजुअली ऐसे मरीज कार्डियोजेनिक शॉक में जो तो VTI गिरा होता है, तो VTI जो होता है जब इंक्रीज होगा तो फिर आपका जो अगर इट इज अबव देन 15 तो 15 और 18 के दरमियान जब VTI आया था एको पे तो पे मरीज आर रेडी टू वीन आउट फ्रॉम द एक्मो। और प्लस आप उसकी वैसे भी सूरत हाल देखते रहते हो, पल्स को देखते हुए कि उसकी पल्सिलिटी आई है कि नहीं, पल्स रेट बढ़ा कि नहीं है। तो जैसे पल्स रेट आता है तो आप बैलून के सपोर्ट को भी थोड़ा कम करते हो, 1:1 से फिर 1:2 पे चले जाते हो। तो दिस इज द एक्स्ट्रा कार्पोरेट मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन विद द सपोर्ट ऑफ बैलून पंप एंड विद द सपोर्ट ऑफ इम्पेला। होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। शिंजा कुछ आप ऐड करना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू, आज बहुत इन्फॉर्मेटिव था। तो प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट्स करेंगे तो हमें आइडिया होता है कि आप देख रहे हैं, और अच्छे सवाल करें ताकि हम अच्छा गपशप लगाएं और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बिल्कुल जनाब, आपका इतना ही काम है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ हैव अ नाइस एंड गुड डे। खुदा हाफिज।